जो युवा आक्रोश हुआ करता था, आज वो युवा अवसादग्रस्त हो गया है। और गांधी जी ने इस सब का समाधान निकाला था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार कैसे दिया जाए। उन्होंने एक वैकल्पिक व्यवस्था दी, जो भी व्यवस्था होता है कि खादी में ही उन्होंने नीचे से लेकर के ऊपर तक तमाम व्यवसाय दे दिया। आप खेती कीजिए, आप कपास बोइए, आप कपास का ऊनी बनाइए, आप कपास का सूत बनाइए, आप कपास का कपड़ा बनाइए। की व्यवस्था कितने सारे लोगों को रोजगार देती थी। और आज क्या है साहब, आज तो यह है कि अवसादग्रस्तता में कैसे भर दे लोगों को, जो थोड़ी बहुत रोजगार है भी उसको भी। तो आप इन सारी व्यवस्थाओं में उसके बाद भी हम देखते हैं कि गांधी का वह दर्शन गांधी के अनुयायियों के समय में भी उस तरीके से लागू क्रियान्वित नहीं हो पाया। फल यह हुआ कि आधुनिकता के दौड़ में हम भागते चले गए, डिजिटल इंडिया बना और क्या क्या बना। क्रमशः रोजगार दर रोजगार मरता चला गया। और जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा रोजगार अपना खेती देता है, अपना, जिसको कि गांधी ने भी उसको केंद्रित किया दिया था। तो ऐसी हालत में यह जो सरकार आई है, अब तो खुलेआम इसने घोषणा कर दिया, अब तो कहीं से कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है कि यह सरकार रोजगार देगी, बल्कि अब तो खुलेआम खुल करके है कि जो रोजगार है भी तुम्हारे पास, मैं उसको छीन लूंगा। तो आप इन सारे संदर्भों में आपका विश्लेषण, आपकी बात जागती रहेगी। जी, धन्यवाद तिवारी जी। बहुत शॉर्ट में अपनी बात रखना चाहूंगी, क्योंकि काफी सारी बातें मेरे पूर्व वक्ता ने जो रख दी हैं। गांधी विचार वैचारिक उनके साथ पहले ही तो यही चीज कि उन्होंने जो कैंसिल किया है वहां से शुरू करूं तो वो सीधी सी बात है कि वो वैचारिक विरोधाभास है उनका। वो गांधी की आइडियोलॉजी को के लिए उत्प्रेरक और अहिंसा के लिए काम करने वाले लोग नहीं चाहेंगे, और इसलिए उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया। बहुत सीधा सा कारण है उसका। और ये जो पूरा विकास का उनका मॉडल है ना, देखिए, ये विकास का मॉडल रोजगार विहीन मॉडल है। जो विकास बुलडोजर से आता है, जो विकास एआई के मॉडल से आता है, जिसमें ह्यूमन मतलब मस्तिष्क की भी जरूरत ना रह जाए, हाथ पांव की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो ये सारी चीजें उनके लिए मायने ही नहीं रखती हैं। तो इस विकास के मॉडल में, जिसको आप मंदिर मॉडल कह सकते हैं, या जिसमें मंदिर में बैठ करके वो मंदिर की संपत्ति भी सरकार और पार्टी के पास जाए, उस मॉडल में बेरोजगार युवा नहीं है। क्यों ये दशा हो रही है, कि क्यों हम लोग तब से कह रहे हैं, अभी प्रवक्ता ने एक ने कहा कि कांग्रेस के दिमाग में नहीं है। पहले भारत जोड़ो यात्रा महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पे निकाली गई। बेरोजगारी के मुद्दे का आंदोलन खड़ा करने की कोशिश सीरियसली लगातार लोग कर रहे हैं, उस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि देश भर में युवाओं का संगठन, जिस तरह से किसानों का संगठन हुआ और वो झुका पाए, युवा अभी तक संगठित होकर नहीं दिख पा रहे हैं। उसके पीछे पूरी कोशिश है, जो दमन की कोशिश छात्रों के आंदोलन के साथ वो शुरुआत की गई, जामिया मिलिया से लेकर हैदराबाद से लगाया जेएनयू से बीएचयू इलाहाबाद, युवाओं को संगठित होने से रोकने की जो कोशिश हुई, उसमें काफी हद तक वो सफल रहे हैं। और दूसरा कारण, ग्रामीण युवाओं और तमाम साधारण जो एक अनपढ़ कम पढ़े लिखे युवाओं की बात करूं, तो उनको 1.5 GB डेटा, रील देखना, हर गांव में शराब की दुकान और नशे की बहुतायत, और सट्टेबाजी, क्रिकेट का नशा और धर्म की अफीम, ये काफी हो गया है। जो कॉकटेल बना है, इसको मैं मानती हूँ कि ये युवाओं को की बर्बादी का अपने आप में कारण बन रहा है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ अरुण जी की बात से। दूसरा, एक चीज समझने की जरूरत है कि जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था का इस मॉडल में पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा पूरा का पूरा किसके पास है? पार्टियों के पास है। और पार्टियां उनको ट्रोलर के तौर पर, जो सत्ताधारी पार्टी है खास करके, बड़े पैमाने पर युवाओं को ट्रोलर बनने के लिए, या उनकी पार्टी का हेट्रेट का एजेंडा हिंदू वाहिनी बनाकर या और बनाकर दुनिया तरह के तरीकों से उनको पैसा दे रही है कि आओ यही काम करो। तो आप देखेंगे कि जो संगठन के तौर पर आज की डेट में कौन सा, एक जमाने में समाजवादी आंदोलन हुआ करता था, संगठन हुआ करता था, और गांधीवादी हुआ करता था, अम्बेडकरवादी है किसी हद तक है भी, लेकिन बाकी सारी संगठनात्मक वैचारिक जो प्रक्रियाएं थी युवाओं के साथ, वो कमजोर पड़ी। और एक कट्टरतावादी जो अवधारणा है, जो दक्षिणपंथी धारणा है, उसका संगठन विस्तार पाता गया और उसमें बड़े पैमाने पे युवाओं का की एंट्री कराई गई। तो ये सारी परिस्थितियां हैं जिसके कारण हो रहा है। गांधी बोलते थे
ग्लोबली, एक्ट लोकली और अपने स्थानीय उत्पादों का प्रयोग करो। आरएसएस और भाजपा ने बहुत अच्छे से एक समय में रामदेव और ऐसे तमाम लोगों का इस्तेमाल करके, गोविंदाचार्य वगैरह, स्वदेशी का नारा देकर वो आए और स्वदेशी की बात कर रहे थे और कहा कि हम स्वदेशी की बात कर रहे हैं, यानी अडानी भी स्वदेशी है, रामदेव भी स्वदेशी है, ये जो उनका मॉडल है स्वदेशी का ये है। भ्रामक शब्दावली इस्तेमाल करना उनकी विशेषता है। अब उसमें स्वदेशी में आपका दुकानदार मर जाएगा, छोटा दुकानदार मर जाएगा, हर कोई जो छोटे पैमाने पे वो बनारस का नाव वाला मर जाएगा, क्रूज उसके समय आ जाएगा, लेकिन वो नारा स्थानीयता का देते रहेंगे, स्वदेशी का देते रहेंगे। तो ये जो भ्रम पैदा किया गया है ना, ये जो पोस्ट ट्रूथ पैदा किया गया है कि पूरी तरह से जो वो करते हैं, वो 2 करोड़ बेरोजगार का रोजगार देने का नारा देंगे, 2.5 लाख विधानसभा में कहेंगे कि हम रोजगार देंगे और आते ही सबसे पहले रोजगार का खात्मा करेंगे। तो ये दोनों चीजों को हमें समझाने की जरूरत है, लोगों को, युवाओं को भी, कि आप जिस इनके बोलने पे मत जाइए, इनके करने पे जाइए कि कर क्या रहे हैं। और आप देखेंगे कि उनके सारे एक्शन रोजगार के खिलाफ में है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी भी ट्वीट और कोई बयान नहीं देखेंगे। मन की बात खूब चल रही है, लेकिन युवाओं से नहीं कहा जाता कि इतने बड़े पैमाने पे युवा आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। अगर आपके मन में जरा भी रोजगार की बात होती तो पुलिस भर्ती या सेना की भर्ती संविदा पे होती। 4 साल को मैं संविदा नहीं मानती हूँ। तो इस तरह की जो सोच दिखाई देती है पॉलिसी के लेवल पे, आज दुखद ये है कि कोई युवा नहीं पूछता कि इस देश में एक युवा नीति हुआ करती थी, कहाँ गई। बेरोजगारी के आंकड़े हुआ करते थे, बंद कर दिए गए नीति आयोग बना के, और जो आंकड़ों को इकट्ठा करने का काम करता था संगठन, उसको खत्म कर दिया गया। भर्ती पेपर, जितनी भी भर्ती परीक्षा हो रही है, हर बार लीक होता है। ये एक ट्रेंड क्रिएट किया गया है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को एग्जाम्स लेने के लिए। शिक्षण संस्थाओं को से गरीब को बाहर करने के लिए नई शिक्षा नीति लाई गई और युवा नीति का कुछ पता ही नहीं है। तो ये सारे कारण है। कारपोरेट को खुली छूट दे रहे हैं, पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, हर चीज कारपोरेट के हाथ में दे रहे हैं, और जो असंगठित क्षेत्र सबसे ज्यादा रोजगार देता है उसको कोई सपोर्ट नहीं है, उसको खत्म करने का काम। 5% लोगों को कारपोरेट नौकरी देता होगा और 50% खेती पे है, पर खेती पे हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा है। तो ये इसीलिए मैं कह रही थी कि विकास का ये मॉडल रोजगार का मॉडल नहीं है। और इसीलिए गांधी कहते थे कि हमारे देश के लिए 140-45 करोड़ लोग हैं, उस समय तो 35-36 करोड़ ही थे, तब भी उन्होंने चरखा कहा, क्योंकि गांव गांव में आत्मनिर्भर इकाई चाहिए थी उत्पादन की। और ग्राम सभा, उस ग्राम स्वराज की कल्पना ही यही थी कि गांव सभा जो होगी वो गांव की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सक्षम होगी। आज क्या है, आज उल्टा है कि 2 करोड़ 1.5 करोड़ जो सरकारी नौकरी पा जाते हैं वो भी खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे। उस सरकारी नौकरी में तो एक गारंटी है, बाकी कोई सामाजिक सुरक्षा जैसी चीज नहीं है। पेंशनों से जो पहले था, लोगों का घर चल रहा है क्योंकि युवा घर का बेरोजगार है, उस पेंशन को भी बंद कर दिया गया। तो बेरोजगारी ही नहीं, ये कई तरीके से मार पड़ रही है, लोगों की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है। इसीलिए बार बार एक नेता है जो चिल्ला रहा है इस बात को लेकर, हम उसको नहीं अंडरलाइन करना चाहते, लेकिन वो लगातार बोल रहा है कि लोगों के हाथ में पैसा दीजिए, लोगों के हाथ में न्याय योजना और तमाम योजनाएं वो लेके आए युवाओं के लिए, और लगातार इस पे बहस कर रहे हैं। इस देश का जो 65% तबका है, जिसको जातिगत जनगणना की बात होती है या पिछड़ा वर्ग की बात होती है, वो कौन है? वो उत्पादक समाज है। वो ज्यादा से ज्यादा जो बैकवर्ड कास्ट की जातियां हैं वो उत्पादक समाज था इस देश का, जिसकी हाथ से उसके सारे उत्पादन के अधिकार छीन लिए गए। और सही कहा आराधना जी ने कि वो सारा उत्पादन सिर्फ छोटी छोटी बड़ी बड़ी कारपोरेट कंपनियों के हाथ में चला गया है, हर बिजनेस उन्हीं के हाथ में चला गया है। और वो कितना रोजगार दे रहे हैं, जैसे हमको ये कंपैरेटिव स्टडी करने की जरूरत है कि पहले उसी काम में, उसी धंधे में कितने लोग लगे हुए थे, और आज जब ये कारपोरेट के हाथ में, चाहे वो नमक हो, चाहे सोना हो, चाहे जो कुछ भी जूता चप्पल का व्यापार हो, आखिर आज बाटा या ये टाटा कितना रोजगार दे पा रहे हैं, ये कंपेयर करना चाहिए। क्योंकि आप लाखों करोड़ों अरबों रुपए उन्हीं कंपनियों के, जो आम आदमी की कमाई है, उनको छूट देते हैं, उनको